Now, coming to our next topic, that is time domain parameters of second order system. ये टॉपिक हम लोग 4 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम डोमेन पैरामीटर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम। फिर हम लोग देखेंगे टाइम डोमेन पैरामीटर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अनडैम्ड सिस्टम। फिर हम लोग देखेंगे टाइम डोमेन पैरामीटर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम। और फिर हम लोग देखेंगे टाइम डोमेन पैरामीटर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर ओवर डैम्ड सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, तो चलो ध्यान से समझते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम डोमेन पैरामीटर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम। अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का बात करें तो ये वाला पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इसे देखते हैं। चलो, नाउ कमिंग टू टाइम डोमेन पैरामीटर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीक टाइम। तो पीक टाइम क्या होता है? पीक टाइम इज टाइम टेकन बाय रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स। अब जो ये पीक वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स है, ये मेरा पीक मैक्सिमा भी हो सकता है और पीक मिनिमा भी हो सकता है। चलो इसे एक बार ग्राफ से समझते हैं। देखो, अगर हम लोग स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम को प्लॉट करें तो देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, अब देखो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लोग बात करें कि हम लोग का जो फर्स्ट मैक्सिमा है, ठीक है, या फिर पीक ओवरशूट है, वो कहाँ पे मिल रहा है? वो ये मिल रहा है। ठीक है, और इस टाइम को ही हम लोग पीक टाइम कहते हैं, या फिर पीक टाइम ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा कहते हैं, या पीक टाइम ऑफ फर्स्ट ओवरशूट कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें कि इस ग्राफ में हम लोगों को फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है? तो देखो हम लोग को फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे मिल रहा है, और इस टाइम को भी हम लोग पीक टाइम कहते हैं, या फिर पीक टाइम ऑफ मिनिमा, या पीक टाइम अंडरशूट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा? ये भी मेरा एक पीक टाइम है, और ये हो जाएगा मेरा पीक टाइम ऑफ सेकेंड मैक्सिमा और सेकेंड ओवरशूट। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा पीक टाइम ऑफ सेकेंड मिनिमा और पीक टाइम ऑफ सेकेंड अंडरशूट। ठीक है, इट मीन्स कि मेरा पीक टाइम क्या होता है? पीक टाइम इज टाइम टेकन बाय रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स। ठीक है, अब मेरा जो पीक है वो मैक्सिमा भी हो सकता है, या ओवरशूट भी हो सकता है, और वो मिनिमा भी हो सकता है, या फिर अंडरशूट भी हो सकता है। तो देखो ये सब जो है, ये मेरा देखो ओवरशूट्स है, ये सब देखो मेरे ओवरशूट्स है, और ये सब मेरे अंडरशूट्स हैं। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लोग को टाइम मिल रहा है, इसे ही हम लोग पीक टाइम कहते हैं। जैसे इसको हम लोग कहते हैं पीक टाइम ऑफ फर्स्ट ओवरशूट और फर्स्ट मैक्सिमा, इसे हम लोग कहते हैं पीक टाइम ऑफ फर्स्ट अंडरशूट और फर्स्ट मिनिमा, इसे हम लोग कहते हैं पीक टाइम ऑफ सेकेंड ओवरशूट और सेकेंड मैक्सिमा, इसे हम लोग कहते हैं पीक टाइम ऑफ सेकेंड मिनिमा और सेकेंड अंडरशूट। ये आप यू कर लो, ये हो जाएगा अंडरशूट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब चलो, अब हम लोग ग्राफिकली तो पीक टाइम समझ लिए हैं, अब हम लोग इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। चलो देखो, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम का एक्सप्रेशन हम लोगों को पता है। ठीक है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एट टी इज इक्वल टू टी पी। मेरा टी पी है पीक टाइम। हम लोग को क्या मिलेगा? पीक टाइम में हम लोग को या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा। और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करना रहता है तो हम लोग को डिफ्रेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट टी इज इक्वल टू टी पी, दैट इज एट टी इज इक्वल टू पीक टाइम, we will get maxima or minima, and to find points of maxima and minima what we have to do? We have to do differentiation of Ct and we have to equate it to 0. अगर आप C of t को डिफ्रेंशिएट करोगे और उसको आप 0 से इक्वेट करोगे तो आपको Tp का वैल्यू मिल जाएगा, दैट वेयर Tp इज माई पीक टाइम एंड इट इज इक्वल टू n पाई बाई ओमेगा d सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है, देखो अगर मेरा n ऑड है तो हम लोगों को मैक्सिमा या फिर ओवरशूट मिलता है, और अगर मेरा n इवन है तो हम लोगों को मिनिमा या फिर अंडरशूट मिलता है। इट मीन्स कि अगर मेरा n का वैल्यू अगर मेरा 1 है तो ये डिनोट करेगा मेरा फर्स्ट ओवरशूट या फिर फर्स्ट मैक्सिमा, और अगर मेरा n का वैल्यू 2 है तो ये डिनोट करेगा मेरा फर्स्ट अंडरशूट या फर्स्ट मिनिमा। इसी तरह अगर मेरा n का वैल्यू 3 है तो ये मेरा डिनोट करेगा सेकेंड ओवरशूट या सेकेंड मैक्सिमा, और अगर n का वैल्यू मेरा 4 है तो ये डिनोट करेगा मेरा सेकेंड अंडरशूट या सेकेंड मिनिमा। देखो इसे अगर हम लोग ग्राफिकली समझना चाहें तो यहाँ पे देखो हम लोग समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ओवरशूट मिल रहा है। यहाँ पे मेरा n का वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट अंडरशूट मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है। यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है सेकेंड ओवरशूट या सेकेंड मैक्सिमा, तो यहाँ पे मेरा n का वैल्यू 3 है। और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है सेकेंड अंडरशूट या सेकेंड मिनिमा, तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू 4 है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो पीक टाइम में हम लोग को एक और एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये क्या है, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। So what is my time period of oscillation? Time period of oscillation is distance between two maxima or two minima. It is distance between two maxima or two minima and it is given as 2 pi by omega d second, ठीक है। चलो इसे एक बार हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। देखो ये हम लोग का क्या था, पहला मैक्सिमा था, ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का दूसरा मैक्सिमा था, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा। तो देखो ये जो मेरा डिस्टेंस है बिटवीन टू मैक्सिमा, इट डिनोट्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसी तरह अगर हम लोग को मिनिमा के केस में लेना है तो देखो ये हम लोग का पहला मिनिमा था, ये हम लोग का दूसरा मिनिमा था, तो मेरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा। तो देखो ये जो हम लोग को डिस्टेंस मिल रहा है, दिस इज माई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो आगे चलते हैं। तो देखो पीक टाइम से रिलेटेड हम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पता होना चाहिए, और वो क्या है, देखो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हम लोग का जो ये पहला मैक्सिमा है या पहला मिनिमा है या दूसरा मैक्सिमा है या दूसरा मिनिमा है, ये हम लोग को किस टाइम पे मिल रहा है, मीन्स किस टाइम पे हम लोग को पहला मैक्सिमा मिला, ये हम लोग को निकालना आ गया है। किस टाइम पे हम लोग को पहला मिनिमा मिला, इसे हम लोग को निकालना आ गया है, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि यार ये जो आपको पहला मैक्सिमा मिला, इसका वैल्यू कितना है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। इसी तरह आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि आपको जो ये पहला मिनिमा मिला, इसका वैल्यू कितना है, ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि आपको जो यहाँ पे पहला मिनिमा मिल रहा है, इसका वैल्यू कितना है। इसी तरह सेकंड मैक्सिमा का वैल्यू कितना है, सेकंड मिनिमा का वैल्यू कितना है, एंड सो ऑन। अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ ले इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो इसका रिजल्ट क्या है, देखो इसका रिजल्ट ये है। देखो अगर आपको अपने मैक्सिमा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर आपको अपने मैक्सिमा या ओवरशूट का वैल्यू निकालना है, तो उसका एक्सप्रेशन है a 1 + e⁻n पाई जीटा बाई √1 - जीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मेरा n ऑड होगा। n ऑड क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि n के ऑड वैल्यू में ही हम लोग को ओवरशूट या मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मिनिमा या फिर अंडरशूट का वैल्यू निकालना है या एम्पलीट्यूड निकालना है, तो उसका एक्सप्रेशन है a 1 - e⁻n पाई जीटा बाई √1 - जीटा स्क्वायर। यहाँ पे मेरा
मेरा n का वैल्यू इवन होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि n के इवन वैल्यू में हम लोग को मिनिमा मिलता है या अंडरशूट मिलता है, ठीक है। तो चलो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशंस को यूज़ करें और हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा या फिर फर्स्ट ओवरशूट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। n का वैल्यू मेरा 1 होगा तो वहाँ पे हम लोग को फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ओवरशूट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट अप कर दिए तो देखो इसका हम लोग को रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट हम लोग को मिलेगा a 1 प्लस e टू द पावर माइनस पाई जीटा रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड हो गया। इसी तरह आपसे कोई ये पूछे कि यार आप ये सेकंड मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड निकालो, तो देखो सेकंड मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग को n का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, हम लोग को n का वैल्यू 3 पुट करना पड़ेगा। तो उस केस में देखो हम लोग को इसका क्या एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a 1 प्लस e टू द पावर माइनस 3 पाई जीटा रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर हम लोगों को अपने फर्स्ट मिनिमा का एम्पलीट्यूड निकालना है तो उसके लिए n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में देखो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या है, इस केस में अब देखो मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा a 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा का एम्पलीट्यूड आ गया। अब देखो सेकंड मिनिमा का एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग को n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, हम लोग को n का वैल्यू रखना पड़ेगा n इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो उस केस में हम लोग को क्या एम्पलीट्यूड मिलेगा, देखो उस केस में हम लोग को एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, इसको कहाँ देखो इसको थोड़ा सा एरो करके लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा मेरा a a 1 माइनस e टू द पावर माइनस 4 पाई जीटा रूट 1 माइनस जीटा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो अब देखो हम लोग को कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है, कहाँ कहाँ हम लोग को किस टाइम इंस्टेंट पे मैक्सिमा मिला, किस टाइम इंस्टेंट में हम लोग को मिनिमा मिला एंड सो ऑन, ये हम लोग को निकालना आ गया है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या है, पीक टाइम इज इक्वल टू n पाई बाई ओमेगा डी, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो हम लोग को निकालना आ गया, इट इज़ बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 मैक्सिमा और 2 मिनिमा। इसी तरह हम लोग को तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकालना आ गया वो ये है कि जो हम लोग को मैक्सिमा मिल रहा है या जो हम लोग को मिनिमा मिल रहा है वहाँ पे हम लोग को एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है, मीन्स व्हाट इज़ द वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ माई मैक्सिमा एंड व्हाट इज़ माई वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ माई मिनिमा, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ coming to our next parameter, that is maximum peak overshoot or maximum peak undershoot। तो देखो it is defined as difference between peak value of response and steady state value of response। ये मेरा एक डिफरेंस है बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स। चलो इसे देखते हैं। तो देखो मेरा जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है, अभी चलो हम लोग पहले ओवरशूट के लिए देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अंडरशूट के लिए देखेंगे। तो देखो मेरा जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है ये क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स या फिर पीक ओवरशूट वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं बाय CTPO।
माइनस स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स दैट इज c इज इक्वल टू इन्फिनिटी। c इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम लोग स्टेडी स्टेट अटेन करेंगे, इसलिए c इज इक्वल टू c इन्फिनिटी इज डिनोटिंग माई स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स एंड c TPO इज डिनोटिंग माई पीक ओवरशूट वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो c TPO अभी हम लोगों ने देखा था, ये क्या होता है a 1 प्लस e टू द पावर माइनस n पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और c इन्फिनिटी क्या है मेरा a। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम लोग को डिफरेंस क्या मिल जाएगा, दैट इज मैक्सिमम पीक ओवरशूट हम लोग को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस n पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे मेरा n का वैल्यू क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली हम लोग पीक ओवरशूट का बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब चलो, अब हम लोग पीक अंडरशूट का बात करते हैं। तो मेरा देखो पीक अंडरशूट हम लोग का कैसे हो जाएगा, c इन्फिनिटी माइनस c TPU। ठीक है, c इन्फिनिटी मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू को डिनोट करेगा, और c TPU क्या हो जाएगा मेरा पीक अंडरशूट वैल्यू को डिनोट करेगा। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, a माइनस a 1 माइनस e टू द पावर माइनस n पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को जो मेरा मैक्सिमम पीक अंडरशूट है वो हम लोग को मिल जाएगा a e टू द पावर माइनस n पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे तो हम लोग को पता ही है कि इस केस में मेरा n क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम पीक अंडरशूट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरा जो पीक अंडरशूट का जो फॉर्मूला है और जो मेरा पीक ओवरशूट का जो फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। मेरा पीक ओवरशूट एंड पीक ओवर अंडरशूट दोनों का फॉर्मूला एक ही है, दैट इज a e टू द पावर माइनस n पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या है, एक ही फॉर्मूला याद रखो, और आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेरा अगर n का वैल्यू ऑड आ रहा है, इट मीन्स कि हम लोग पीक ओवरशूट का बात कर रहे हैं, और n का वैल्यू अगर इवन आ रहा है तो हम लोग पीक अंडरशूट का बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। Now coming to our next parameter, that is percentage maximum peak overshoot or percentage maximum peak undershoot. So it is defined as normalized difference between peak value of response and steady state value of response। तो देखो हम लोग ये देखते हैं कि ये normalized difference का क्या समझ में आ रहा है। तो देखो परसेंटेज पीक ओवरशूट या परसेंटेज पीक अंडरशूट का फॉर्मूला है c TP माइनस c इन्फिनिटी बाई c इन्फिनिटी इंटू 100। तो हम लोग को फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज पीक ओवरशूट या परसेंटेज पीक अंडरशूट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर माइनस n पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100 क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेरा अगर n का वैल्यू ऑड है तो हम लोग को मैक्सिमम पीक ओवरशूट परसेंटेज मिलेगा, और अगर n का वैल्यू इवन है तो हम लोग को मैक्सिमम पीक अंडरशूट परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करके रखना है। ये क्या है, बाय चेंजिंग इनपुट एम्पलीट्यूड MP चेंजेस प्रोपोर्शनली बट परसेंटेज MP डजंट चेंज। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो मेरा MP का फॉर्मूला क्या था, MPU ले लो या MPO ले लो, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। ये देखो a इंटू ई टू द पावर माइनस n पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरा जो MP है, मीन्स मेरा जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है या मैक्सिमम पीक अंडरशूट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट। ठीक है,
लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज एमपी का बात करें तो देखो यहाँ पे परसेंटेज एमपी मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। मेरा जो परसेंटेज एमपी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट, ठीक है। इसलिए देखो अब क्या होगा कि अगर मेरा ए चेंज करेगा तो मेरा एमपी प्रोपोर्शनली चेंज करेगा, लेकिन अगर मेरा ए चेंज करता है तो मेरा परसेंटेज एमपी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि परसेंटेज एमपी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाई चेंज इन इनपुट एम्पलीट्यूड एमपी तो चेंज कर जाएगा प्रोपोर्शनली, बट परसेंटेज एमपी चेंज नहीं करता है, क्योंकि परसेंटेज एमपी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनपुट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट नोट है, बहुत बार इससे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और बहुत बार आपसे ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा गया है बेस्ड ऑन दिस नोट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ coming to our next parameter, that is rise time. So rise time is time taken by response to rise from 0 to 100% of steady state value of response. Rise time is time taken by response to rise from 0 to 100% of steady state value of response. तो चलो इसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो देखो मेरा जो C ऑफ t है ये तो ये है। अब आपका क्या कह रहा है कि एट टाइम t इज इक्वल टू टी आर, वेयर टी आर इज राइज टाइम। मेरा रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, इट विल बी 100% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स। इट मीन्स कि एट टाइम t इज इक्वल टू टी आर, वेयर टी आर इज माई राइज टाइम, मेरा जो स्टेप रेस्पॉन्स है ऑफ अंडर डैम्ड सिस्टम इट विल बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग को राइज टाइम का फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, वेयर राइज टाइम इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा डी, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको राइज टाइम निकालना है ना तो आपको थीटा को हमेशा रेडियन में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप थीटा को डिग्री में रख के अगर राइज टाइम निकालोगे देन यू विल एंड अप विद रॉन्ग रिजल्ट। अगर आपको राइज टाइम निकालना है तो मेरा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है उसको हमेशा आपको रेडियन में रखना रहेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ coming to our next parameter, that is settling time. So settling time is time taken by response to rise from 0 and to stay with 100% of final value with some predefined error. Settling time is time taken by response to rise from 0 and to stay with 100% of final value with some predefined error, ठीक है। तो देखो जब हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स देख रहे थे तो वहाँ पे हम लोग सेटलिंग टाइम को लेकर ऑलरेडी बहुत ही थॉरो डिस्कशन कर रखे हैं। तो अब देखो इस केस में क्या है ना, हम लोग सेटलिंग टाइम का सीधा फॉर्मूला देख लेंगे, इसको ज़्यादा और डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग सेटलिंग टाइम का बात करें फॉर 2% एरर बैंड देन इट इज इक्वल टू 4 टाउ विच इज इक्वल टू 4 बाई जीटा ओमेगा एन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो टाइम कांस्टेंट होता है ऑफ सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम इट इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 1 बाई जीटा ओमेगा एन, इसलिए यहाँ पे 4 टाउ इज इक्वल टू 4 बाई जीटा ओमेगा एन। इसी तरह अगर हम लोग सेटलिंग टाइम का बात करें फॉर 5% एरर बैंड तो ये हो जाता है मेरा 3 टाउ विच इज इक्वल टू 3 बाई जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, देखो हम लोगों ने राइज टाइम डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने पीक टाइम में डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने सेटलिंग टाइम डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक और टाइम होता है दैट इज डिले टाइम। डिले टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 50% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर में भी हम लोग इसको डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग के पास 4 टाइम आ गया, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम एंड सेटलिंग टाइम। तो देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, इसमें आपको वो क्या कह देगा कि आपको जो ये टाइम दिया है डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, इसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर इसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो।
तो देखो इसका जो ऑर्डर है ना वो एक बार हम लोग ग्राफिकली समझते हैं कि इसका ऑर्डर कैसा होगा। देखो सबसे पहले हम लोग को डिले टाइम मिलेगा, क्योंकि डिले टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय रिस्पांस टू राइज फ्रॉम 0 to 50%, ठीक है। उसके बाद हम लोग को राइज टाइम मिलेगा, क्योंकि इट इज टाइम टेकन बाय रिस्पांस टू राइज फ्रॉम 0 to 100%। उसके बाद हम लोग को पीक टाइम मिलेगा, क्योंकि इट इज द टाइम टेकन बाय रिस्पांस टू अचीव इट्स पीक वैल्यू, ठीक है। तो देखो पीक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे वो अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू को भी एक्सीड कर जा रहा है। फिर आएगा मेरा सेटलिंग टाइम, जहाँ पे मेरा सिस्टम सेटल कर जाएगा। तो अगर हम लोग इसके ऑर्डर का बात करें तो इसको अगर हम लोग अपने सारे टाइम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा मेरा डिले टाइम, देन राइज टाइम, देन पीक टाइम, देन सेटलिंग टाइम। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो नाउ कमिंग टू टाइम डोमेन पैरामीटर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर अनडैम्ड सिस्टम। तो देखो अनडैम्ड सिस्टम में हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मेरा जीटा 0 होता है। मेरा जीटा 0 होता है इसलिए मेरा ओमेगा डी विल बी इक्वल टू ओमेगा एन फॉर अनडैम्ड सिस्टम। और हम लोगों ने देखा था स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अनडैम्ड सिस्टम इज गिवन एज ए 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अपने सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेटलिंग टाइम। तो देखो सेटलिंग टाइम ऑफ अनडैम्ड सिस्टम इज इन्फिनिटी, क्योंकि देखो मेरा जो अनडैम्ड सिस्टम है ये तो कभी सेटल ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए द सेटलिंग टाइम ऑफ अनडैम्ड सिस्टम इज इन्फिनिटी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज द राइज टाइम। तो देखो अंडर डैम्ड के केस में हम लोगों ने राइज टाइम देखा था पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा डी। अब अगर हम लोग अनडैम्ड सिस्टम का बात करें तो ओमेगा डी मेरा ओमेगा एन का बराबर हो जाता है। और देखो मेरा जीटा 0 है इसलिए मेरा थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर अनडैम्ड सिस्टम। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू एंड ओमेगा डी का वैल्यू पुट करें तो हम लोग को मिल जाएगा राइज टाइम ऑफ अनडैम्ड सिस्टम विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा एन। राइज टाइम ऑफ अनडैम्ड सिस्टम इज पाई बाई 2 ओमेगा एन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग आते हैं पीक टाइम में। पीक टाइम हम लोगों ने देखा था अंडर डैम्ड के केस में इट इज इक्वल टू एन पाई बाई ओमेगा डी, लेकिन अनडैम्ड में हम लोग का ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन होता है। तो मेरा पीक टाइम फॉर अनडैम्ड सिस्टम विल बी इक्वल टू एन पाई बाई ओमेगा एन। मेरा जो एन है वो ऑड होगा फॉर द पीक ओवरशूट और मेरा जो एन है वो इवन होगा फॉर माई पीक अंडरशूट। ये तो हम लोग को पता ही है। अब लास्ट में आ जाते हैं हम लोग परसेंटेज ओवरशूट, ठीक है। तो ये हमेशा मेरा 100% होगा, क्योंकि देखो ये मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू के दुगना जा रहा है ये, ठीक है। इसलिए मेरा परसेंटेज ओवरशूट हमेशा 100% होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज टाइम डोमेन पैरामीटर्स ऑफ क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। तो देखो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम में मेरा जीटा 1 होता है और जो मेरा स्टेप रेस्पॉन्स है ऑफ क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम वो मेरा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अपने इसमें पैरामीटर्स देखते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, ठीक है, सेटलिंग टाइम ऑफ क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम फॉर 2% एरर बैंड। ये क्या होता है, 6 टाउ। हमेशा क्या होता है ना हम लोग के मन में 2% के लिए 4 टाउ रहता है। तो क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम के लिए मेरा 4 टाउ नहीं रहता है, इट इज 6 टाउ फॉर 2% एरर बैंड। और मेरा टाउ का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा एन, क्योंकि हम लोग को पता है टाइम कांस्टेंट ऑफ माई क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा एन। सो सेटलिंग टाइम ऑफ क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम इज इक्वल टू 6 टाउ, दैट इज इक्वल टू 6 बाई ओमेगा एन बट फॉर 2% एरर बैंड। ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग टाइम डोमेन पैरामीटर्स फॉर ओवर डैम्ड सिस्टम। तो ओवर डैम्ड में मेरा जीटा ग्रेटर देन 1 होता है और सी ऑफ टी का एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है। अब देखो ओवर डैम्ड के केस में मेरा जो सेटलिंग टाइम होगा इट इज इक्वल टू 4 टाउ फॉर 2% एरर बैंड। लेकिन ओवर डैम्ड के केस में मेरा टाइम कांस्टेंट क्या होता है, मेरा टाइम कांस्टेंट होता है टाउ इज इक्वल टू 1 बाई जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरा जो सेटलिंग टाइम है फॉर ओवर डैम्ड सिस्टम इट इज इक्वल टू 4 टाउ फॉर 2% एरर बैंड एंड इट इज इक्वल टू 4 बाई जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं राइज टाइम। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो अंडर डैम्ड के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, राइज टाइम इज टाइम टेकन बाय रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100%। अंडर डैम्ड के केस में राइज टाइम होता है टाइम टेकन बाय रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100% ऑफ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। लेकिन अगर हम लोग ओवर डैम्ड का बात करें तो उस केस में राइज टाइम होता है टाइम टेकन बाय रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 90%। ये आपको पता होना चाहिए। राइज टाइम इज टाइम टेकन बाय रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 90% ऑफ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। और मेरा राइज टाइम का वैल्यू क्या होता है, इट इज इक्वल टू 2.2 टाउ, और where टाउ इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो बहुत बार क्या है ना, हड़बड़ी में एग्जाम में बच्चे राइज टाइम ऑफ ओवर डैम्ड सिस्टम एंड राइज टाइम ऑफ अंडर डैम्ड सिस्टम इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, आपको वो रेस्पॉन्स ऑफ ओवर डैम्ड सिस्टम दे देता है और आपको कहता है कि आप राइज टाइम निकालो, और उस केस में आप राइज टाइम का फॉर्मूला यूज़ कर देते हो पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा डी, और वो आपको गलत हो जाता है। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो आप जीटा का वैल्यू से ये चेक करो कि मेरा रेस्पॉन्स है क्या, अंडर डैम्ड है, क्रिटिकल डैम्ड है, अनडैम्ड है, ओवर डैम्ड है। और एक बार वो आपको समझ में आ जा रहा है, उसके बाद आप जो उसके कंसर्न्ड फॉर्मूलाज है जो अभी हम लोगों ने देखा है उसको आप लगाओ, तो कभी आप एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको कह रहा है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक इज गिवन एज C of t is equal to 12.5 into e to the power minus 60 into sin 8t for t greater than equal to 0। और आपको कह रहा है टू फाइंड डैम्पिंग रेशियो, टाइम कांस्टेंट, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है कि मेरे इनपुट में हम लोग एक इम्पल्स इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट है उसको हम लोग कहेंगे इम्पल्स रेस्पॉन्स C of t। अब हम लोग को ये पता है कि मेरा जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है इट डिनोट्स क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम लोग को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इस C of t का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे तो हम लोग को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 100 बाई एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 100। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग को कह रहा है टू फाइंड डैम्पिंग रेशियो। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकला है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल रहा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखो हम लोग को ये मिल जाएगा कि मेरा जो ओमेगा एन है वो आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड, एंड जो जीटा है दिस इज माई 0.6। इट मीन्स मेरा डैम्पिंग रेशियो आ गया 0.6। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरा जो सिस्टम है वो मेरा एक तरह से अंडर डैम्ड सिस्टम, वो मेरा एक अंडर डैम्ड सिस्टम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो क्वेश्चन में मेरा सेकंड पार्ट है टू फाइंड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो जीटा के वैल्यू से ये तो समझ में आ गया कि मेरे पास जो सिस्टम है वो एक अंडर डैम्ड सिस्टम है, और हम लोगों ने देखा था कि टाइम कांस्टेंट ऑफ अंडर डैम्ड सिस्टम क्या होगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ अंडर डैम्ड सिस्टम क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1 बाई जीटा ओमेगा एन। सो माई फाइनल आंसर विल बी 1/6 सेकेंड। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है टू फाइंड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दैट इज ओमेगा डी विच इज इक्वल टू ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन का वैल्यू हम लोगों को पता है, जीटा का वैल्यू पता है, सो इट विल कम आउट टू बी 8 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो मेरा जो लास्ट पार्ट है उसमें कह रहा है टू फाइंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स। ठीक है,
इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया गया है और कह रहा है टू फाइंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले तो हम लोग को स्टेप रेस्पॉन्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसके स्टेडी स्टेट वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे इनपुट में हम लोग एक स्टेप सिग्नल अप्लाई कर दिए, ठीक है, मेरा जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है दैट इज ट्रांसफर फंक्शन, वो तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो मेरा इनपुट पता है, मेरा ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो हम लोग इजीली अपने स्टेप रेस्पॉन्स सी ऑफ एस को निकाल सकते हैं, विच विल कम आउट टू बी 100/s s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 100, ठीक है। हम लोग से पूछा गया था, हम लोग से पूछा गया था टू फाइंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स। हम लोग को पता है किसी भी रेस्पॉन्स का अगर हम लोग को स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालना है तो हम लोग को फाइनल वैल्यू थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखो, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स इज रिप्रेजेंटेटेड एज सी ऑफ इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू सी एस, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग का जो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स है इट विल कम आउट टू बी 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने डायरेक्टली अपना फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दिया बिना ये चेक किए कि ये सिस्टम मेरा स्टेबल है कि नहीं, या फिर इसका पोल्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, ये हम लोग को चेक करने का जरूरत है भी नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि मेरा जीटा जो है वो मेरा अंडर डैम्ड सिस्टम का है, और अंडर डैम्ड सिस्टम हमेशा मेरा एक स्टेबल सिस्टम होता है। इसलिए अगर हम लोग को स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखो आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको कह रहा है कि आपका जो इनपुट है वो आपका एक स्टेप सिग्नल है, ठीक है। g ऑफ s आपको दे दिया है k/s+1 s+2, ठीक है। और ये c ऑफ t आपका क्या होगा, ये आपका एक स्टेप रेस्पॉन्स होगा। c ऑफ t आपका क्या होगा, स्टेप रेस्पॉन्स होगा, क्योंकि इनपुट में हम लोगों ने स्टेप सिग्नल अप्लाई किया है, ठीक है। ये आपको ब्लॉक डायग्राम दे दिया, और ये आपको c ऑफ t दैट इज स्टेप रेस्पॉन्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है। ये आपका c ऑफ t का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो स्टेप रेस्पॉन्स है उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू कितना है, 0.75, क्योंकि मेरा जो स्टेप रेस्पॉन्स है वो फाइनली स्टेबल किस पे हो रहा है, वो फाइनली स्टेबल हो रहा है एट ए वैल्यू ऑफ 0.75, दैट इज स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स इज इक्वल टू 0.75, जो हम लोग यहाँ से इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक ब्लॉक डायग्राम है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है टू फाइंड वैल्यू ऑफ के, आपसे पूछ रहा है टू फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम से अपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को निकालते हैं। तो मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, c ऑफ s बाई r ऑफ s विल बी इक्वल टू k/s+1 s+2 प्लस k, ठीक है। अब देखो, r ऑफ s क्या है, मेरा एक स्टेप सिग्नल है, तो मेरा r ऑफ s विल बी इक्वल टू 1/s, ठीक है। तो यहाँ से मेरा c ऑफ s आ जाएगा k/s s+1 s+2 प्लस k, ठीक है। अब देखो आपको क्या कह रहा है, देखो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स है दैट इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। तो देखो, मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स हम लोग का किससे डिनोट करते हैं, बाय c इन्फिनिटी, ठीक है। एंड दिस c इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.75, जो हम लोग ग्राफिकली देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स हम लोग निकालते कैसे, बाय अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। और फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू c ऑफ s, ठीक है। तो देखो, ये मेरा c ऑफ s है, इसमें अगर हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएं तो हम लोग को मिल जाएगा k/2 प्लस k, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.75, और यहाँ से मेरा k का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप कि आपको ये समझ में आया। चलो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे आपको दिया गया है दैट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज गिवन एज k बाई एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस k। आपको कह रहा है कि मैक्सिमम पीक ओवरशूट परमिटेड इन सिस्टम इज 16%। तो आपको कह रहा है कि मेरा फाइंड k, दिस इज d। आपको कह रहा है फाइंड k, तो चलो k को फाइंड करते हैं। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है इसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फोकस करते हैं। तो देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना है, इट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस के। तो यहाँ से अब हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो 2 zeta ओमेगा n है इट विल बी इक्वल टू 8 एंड मेरा जो ओमेगा n है इट विल बी इक्वल टू रूट के। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मेरा जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है वो हम लोगों को 16% दिया गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है इट इज इक्वल टू 16% एंड मैक्सिमम पीक ओवरशूट का फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर माइनस पाई जीटा बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जीटा का वैल्यू आ जाएगा 0.5। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो इस जीटा के वैल्यू को अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग जीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हम लोग को देखो ओमेगा एन कितना मिल जाएगा, ओमेगा एन मेरा 8 आ जाएगा। तो अगर मेरा ओमेगा एन 8 है तो यहाँ से हम लोग का के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया है 100s प्लस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 100 और आपको कह रहा है टू फाइंड जीटा एंड ओमेगा एन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को देख के तो आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, जीटा ओमेगा एन निकालना है। ठीक है, लेकिन देखो अब दिक्कत क्या होगा ना, जब आप अपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को देखोगे तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। क्योंकि देखो हम लोग का जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो हम लोगों ने क्या देखा था, वो हम लोगों ने देखा था कि वो हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलता है। न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था। लेकिन अब अगर हम लोग इस वाले स्टैंडर्ड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को इस वाले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे हम लोग को न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, जबकि हम लोग को न्यूमरेटर में एक जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हम लोग तो यहाँ पे ये इस तरह के क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते थे और यहाँ से हम लोग जीटा एन ओमेगा एन निकालते थे, लेकिन अब तो ये मेरा कुछ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो फिर हम लोग जीटा ओमेगा एन कैसे निकालेंगे। तो देखो टेंशन वाला बात नहीं है। देखो अगर हम लोग अपने इस स्टैंडर्ड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को ले विच इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और अगर आपसे कोई ये बोले कि यार इसका जीटा एन ओमेगा एन निकालो, तो देखो जीटा एन ओमेगा एन निकालने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं। देखो जीटा एन ओमेगा एन निकालने के लिए तो हम लोग बेसिकली अपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसी को यूज़ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं और फिर हम लोग जीटा एन ओमेगा एन निकालते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर से तो हम लोग को कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर का तो कोई रोल ही नहीं है जीटा या ओमेगा एन निकालने के लिए। तो इसीलिए अगर आपको अब इस तरह से नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है जिसमें आपको न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं मिल रहा है जबकि आपको कोई कुछ जीरो मिल रहा है, तो भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जीटा ओमेगा एन निकालना है। तो जीटा ओमेगा एन तो हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकालते हैं। तो आप इसको
तो आप अपना जीटा एन ओमेगा एन अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकाल लो और यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको कहता है कि आप जीटा निकालो, ओमेगा एन निकालो, फिर आप राइज टाइम निकालो, फिर आप पीक टाइम निकालो, फिर आप परसेंटेज ओवरशूट निकालो, तो भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि देखो जो भी ये मेरा राइज टाइम है, पीक टाइम है, परसेंटेज ओवरशूट है, या फिर मान लो मेरा सेटलिंग टाइम है, ये सब तो मेरा जीटा ओमेगा एन पे ही डिपेंड कर रहा है। और जीटा ओमेगा एन मेरा निकल कहाँ से रहा है, वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकल रहा है। तो न्यूमरेटर में आपको कुछ भी दिया गया हो, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको अगर जीटा ओमेगा एन एंड रिमेनिंग पैरामीटर्स निकालना है तो सीधा आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करो, जीटा ओमेगा एन निकालो और अपना फाइनल बाकी जो रिजल्ट्स है, राइज टाइम, पीक टाइम एंड एक्सेट्रा, वो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो देखो हम लोग को जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया था वो दिया गया था 100 s plus 2 s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 100। ठीक है, अब देखो हम लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करेंगे। मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 100। तो देखो यहाँ से मेरा ओमेगा n कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मेरा 2 जीटा ओमेगा एन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओमेगा एन 10 है, ठीक है, मीन्स मेरा जो जीटा है वो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। बस आपका देखो रिजल्ट निकल गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम में देखो बेसिकली क्या है ना, वो हमेशा आपको 99% स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ही देता है, लेकिन हो सकता है कभी कभार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉन स्टैंडर्ड टाइप का भी ट्रांसफर फंक्शन दे दे, तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो मेन फोकस है वो तो हम लोग को सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे करना है टू फाइंड जीटा ओमेगा एन एंड रिमेनिंग पैरामीटर्स ऑफ माई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आपको दिया गया है 100/s+1 s+100, और आपको कह रहा है टू फाइंड सेटलिंग टाइम फॉर 2% एरर बैंड। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है 100/s+1 s+100। यहाँ पे देखो इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को देखकर आप ये बता सकते हो कि मेरे जो क्लोज लूप पोल्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं। मेरे क्लोज लूप पोल्स लाई कर रहे हैं, एक लाई कर रहा है एट s इज इक्वल टू -1 और एक लाई कर रहा है एट s इज इक्वल टू -100। इट मीन्स कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरे जो क्लोज लूप पोल्स है वो रियल है एंड अनइक्वल है। मेरे जो क्लोज लूप पोल्स है वो रियल है एंड अनइक्वल है। और हम लोग को पता है कि अगर हम लोग के क्लोज लूप पोल्स रियल एंड अनइक्वल होंगे तो मेरा सिस्टम कैसा होता है, मेरा सिस्टम ओवर डैम्ड होता है। मेरा सिस्टम ओवर डैम्ड होता है, और अगर मेरा सिस्टम ओवर डैम्ड है तो मेरा सेटलिंग टाइम क्या होगा फॉर 2% एरर बैंड, माई सेटलिंग टाइम विल बी इक्वल टू 4 टाउ। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली टाउ निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग अपने क्लोज लूप पोल्स को प्लॉट करें, अगर हम लोग क्लोज लूप पोल्स को प्लॉट करें तो देखो एक क्लोज लूप पोल मेरा लाई कर रहा है एट s इज इक्वल टू -1 और एक लाई कर रहा है एट s इज इक्वल टू -100। एक कर रहा है s इज इक्वल टू -1, एक कर रहा है एट s इज इक्वल टू -100। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो मेरा पोल नियरर टू ओरिजिन होता है वही मेरा टाइम कांस्टेंट डिसाइड करता है। तो देखो यहाँ पे मेरा टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1। तो मेरा सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4 टाउ विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब मान लो कि एग्ज़ाम में ना आपके दिमाग में ये बत्ती नहीं जला, जैसे यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को देखते ही आप यहाँ पे बता दे रहे हो कि आपका रूट रियल एंड अनइक्वल है। ठीक है, लेकिन मान लो आपके एग्ज़ाम में आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को
कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करना चाहोगे तो उस केस में देखो आप कैसे करोगे। आपको पता रहेगा कि मेरा जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है इट इज़ इक्वल टू 100 बाई s+1 s+100। अब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लोगे, ये आ जाएगा आपका s² + 101s + 100। यहाँ से आप ओमेगा n निकाल दोगे 10। यहाँ से आप जब ज़ीटा निकालने जाओगे तो वो आपका समथिंग मोर देन 5 आएगा, समथिंग आपका 5.5 आएगा, ठीक है। तो अब जैसे आपने यहाँ पे ज़ीटा 5.5 निकाला तो यहाँ से अब आप जज कर सकते हो कि मेरा ज़ीटा इज़ ग्रेटर देन 1। इट मीन्स कि मेरा जो सिस्टम है वो मेरा ओवर डैम्ड सिस्टम। और हम लोगों ने ऑलरेडी ये फॉर्मूला देख रखा है कि अगर मेरे पास एक ओवर डैम्ड सिस्टम है तो उसका सेटलिंग टाइम कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू 4 टाउ एंड दिस इज़ इक्वल टू 4 बाई ज़ीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n रूट ज़ीटा स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो आप देख लोगे कि आपको रिजल्ट अप्रॉक्स इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो बहुत तरीके से आप कर सकते हो। पहला सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ये बत्ती जल जाना चाहिए कि देखो यहाँ पे एग्जामिनर आपको इंटेंशनली पोल्स को सेग्रीगेट करके दिया है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये बत्ती जल गया ना तो आप सीधा आप इस तरीके से निकाल लोगे कि रूट रियल अनइक्वल है, इट मीन्स कि ओवर डैम्ड है। तो मेरा सेटलिंग टाइम 4 टाउ हुआ, तो मेरा जो पोल नियरर टू ओरिजिन है वो मेरा कंट्रीब्यूट करेगा इनटू द टाइम कांस्टेंट। लेकिन मान लो अगर आपके दिमाग में ये बत्ती नहीं जला तो आप अपने कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करो। कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करके आप अपना रिजल्ट निकालो, फिर भी आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।